चलिए, तो आज के पेपर के बारे में आप जरा पहले एक बार एनालिसिस करिएगा। पेपर टफ नहीं था आज का पेपर, मुझे पता है थोड़ा लेंथी पेपर था, तो लेंथी पेपर होने से आपका अटेम्प्ट कम जाएगा। सिंपल पेपर होगा तो अटेम्प्ट बढ़ जाएगा और ये रेशियो हर समय अप्लाई होगा। बस कोशिश ये करना है कि आज का जो पेपर था, ऐसे पेपर में आपकी मिस्टेक कम हो। अगर इस पेपर में अटेम्प्ट कम हो पर मिस्टेक कम होंगी तो आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा। तो ध्यान अगर कुछ रखना है, एकमात्र बात तो यही बात ध्यान रखनी है कि आपके अपने स्कोर्स में कैसे चेंज लाएं। तो राइट पे वर्क करना पड़ेगा, नंबर 1। जैसे अटेम्प्ट मान लो आज के पेपर में मैथ्स में अगर 25 से 30 भी होते हैं तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, पर रॉन्ग नहीं होना चाहिए बस। आप 25 अटेम्प्ट का मतलब होता है जो 1 घंटा आप 50 क्वेश्चन के लिए लेते थे, अब 1 घंटा कितने के लिए ले रहे हो? तो आपका टाइम डबल नहीं हो गया? तो जब डबल टाइम होगा तो एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो माइंड सेट करना पड़ेगा पहले कि टफ पेपर में स्कोर नहीं आएगा और सिंपल पेपर में स्कोर आएगा। टफ पेपर इजी होते हैं कंपेयर टू इजी पेपर। सिंपल पेपर आने पे हैंडलिंग करना मुश्किल होता है, मिस्टेक ज्यादा होती है। टफ पेपर में हमें पता होता है ये क्वेश्चन टाइम लेगा, हमारा डिसीजन फास्ट होता है, हम छोड़ जल्दी सकते हैं। और दूसरा, रीजनिंग में भी ऐसे ही होता है। तो आप जरा आप इस पेपर को आज बैठ के रात को एनालाइज करना। कल तक आपका एनालिसिस खत्म होना जरूरी है, क्योंकि कल फिर दोपहर में एक पेपर मिल जाएगा आपको। कल उस पेपर का एनालिसिस खत्म होना परसों इसलिए जरूरी है कि फिर एक और पेपर मिल जाएगा। और सैटरडे का दिन इसलिए छोड़ा हुआ है केवल कि जितने पेपर दिए जा रहे हैं उन सबका एनालिसिस बचा हुआ, मान लो कोई बच जाए तो सैटरडे के दिन कुछ नहीं पढ़ना है आपको। अगर सैटरडे के दिन कुछ करना है तो टेस्ट पेपर के एनालिसिस, केवल बस एक काम, जितने पेपर दिए गए, जो भी पेपर में कुछ बचा हुआ उसका एनालिसिस सैटरडे को, संडे को टेस्ट दो। क्योंकि अगले वीक से आपका टाइम टेबल ही होने वाला है। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ये 3 मॉक हो जाएंगे और एक संडे, 4 मॉक होंगे। फिर देखता हूं आप एनालिसिस कर पाते कि नहीं कर पाएंगे तो 3 ही रखूंगा। और फिर थर्सडे को और संडे को एक मैथ्स मॉक भी होगा, यानी 6 पेपर होंगे आपके फुल। 6 के 6 120 के ही होंगे। तो अगर 6 पेपर का मतलब होता है, आप बताइए अगर 120 क्वेश्चन अगर आप हर पेपर में दे रहे हैं तो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? और उनका एनालिसिस करना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका एनालिसिस करना। तो अगर एनालिसिस नहीं होगा तो मैं एक पेपर कम कर सकता हूं, पर मैं चाहता हूं इतने चले और ये फिर चलता रहेगा एंड तक। ठीक है ना? संडे का दिन आपको मिलता है, संडे को आप इवनिंग में पूरा समय फ्री रहते हैं टेस्ट के बाद, 4 बजे के बाद, इसलिए एनालिसिस कर सकते हैं। फिर मंडे को आप दोगे, फिर ट्यूसडे इसलिए ब्रेक रखा है कि अगर कुछ बचा हो तो एनालिसिस कर लें। फिर वेडनेसडे को ऐसे, और सैटरडे के दिन केवल आपको एक ही काम करना है, वो है एनालिसिस करना है पेपर को, बस जितने पेपर बच जाए। और जो पेपर अभी आपको मिल रहे हैं, इन पेपर के डिस्कशन मैं भी करूंगा आपके साथ, पर आफ्टर 15 डेज। 15 दिन बाद आपकी क्लास बंद हो जाएंगी पढ़ाने वाली, मेरी वाली। फिर मैं पेपर एनालिसिस की क्लास लेना चालू करूंगा। और इन पेपर का रीजनिंग वाला पोर्शन प्रतीक सर लेंगे, वो आपका अभी से चालू कर देंगे लेना। एक्चुअल पेपर की रीजनिंग वाला पोर्शन मैं लूंगा, तो आपको बहुत सारी चीजें समझा पाऊंगा कि कहां पे क्या करना है आपको। ठीक है? चलो, कल जो प्रोबेबिलिटी में जहां तक पढ़ा था उसके आगे बढ़ते हैं। स्कोर कितना भी कम आए, अगर आपने एक बात कर ली ना, कितना भी कम आए, एक काम अगर आप कर लोगे ना, तो मैं 100% श्योर हूं कि आप टॉप में रैंक बनाओगे। बस क्या कि जो पेपर आपको दिया है उसमें जो क्वेश्चन आया है, अगर वो क्वेश्चन बाद में किसी पेपर में आए तो आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। अगर ये काम आपने कर लिया, ये अचीवमेंट, तो आप समझ लो आप पेपर में टॉप 10 में आ जाओगे। क्योंकि इन सब पेपर से मिलकर एक पेपर बनेगा। आज आपके मैथ्स में मान लो 20 हुए, कोई बात नहीं, पर जो 30 नहीं हुए वो, और जो 20 हुए, ये 50 क्वेश्चन का कोई भी क्वेश्चन आगे के किसी पेपर में मिले और आपको ये याद आ जाए कि उस पेपर में इसका आंसर ये था, या एनालिसिस के बाद, समझ लो आप जीत जाओगे जंग। प्रॉब्लम ये है, हारते वो बच्चे जिनको सब कुछ आपको मिलता है, सब कुछ आपको मटेरियल में मिलता है, फिर भी आप पेपर में हर चीज सॉल्व करते हैं, इसलिए पीछे हो जाते हो। तो अगर आपको सही में आगे निकलना है तो पेपर में कितना स्कोर आ रहा है उसकी चिंता छोड़ दो। वो कई पेपर ऐसे मिलेंगे जिसमें आप कुछ स्कोर नहीं कर पाओगे,
दिया इसलिए जाता है कि आप अपने आप को तैयार करो मेंटली, पर इन पेपर के आंसर्स, दूसरा जो टफ क्वेश्चन होते हैं छोड़ दो उनको सॉल्व करना, आंसर ध्यान रखो उनके, हर बार आंसर देखते हुए चलो, जिससे बार बार वो क्वेश्चन आए तो उसके आंसर्स दिमाग में रहे, ये कोशिश करना चालू करो। ठीक है, तो एनालिसिस जितना स्ट्रांग होगा उतना फायदा होगा, और एनालिसिस में आपको याद नहीं करना है, करते करते आपको याद हो जाए, याद करने बैठोगे तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जो चीज याद करोगे भूल जाओगे। याद नहीं करना है, सॉल्व ऐसे करना है कि समझ में आ जाए कि इसका आंसर ये आने वाला है। जितने असाइनमेंट, जितना मटेरियल जनवरी से लेके अब तक मिला है या अब मिल रहा है, चलो अभी से भी ले लोगे ना तो भी काम हो जाएगा। अभी से अगले 60 दिन में जितने पेपर, जितना स्टडी मटेरियल मिला उसके हर क्वेश्चन ध्यान रहे, काम हो जाएगा आपका। आप खुद पेपर से बाहर निकलोगे तो यही बोलोगे इस पेपर का ये क्वेश्चन था, इसका ये था, तो ये ध्यान रखना। चलिए, ये कल जो शीट बची थी पहले वो कवर करते हैं, फिर 2 भी करना, आज दोनों को कवर करना है, और फिर आज एक और डीपीटी दूंगा मैं आपको, आज एक और डीपीटी दूंगा जिससे कि प्रैक्टिस प्रोबेबिलिटी की हो पाए। देखिए क्या, इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन आउट ऑफ देम विल ऑकर। एग्जैक्टली वन का मतलब होता है जब ए इवेंट हो रहा हो तो बी ना हो, और जब बी हो रहा हो तो, अब मैंने अभी आपको कोई फॉर्मूले लिखवाए नहीं थे तो पहले लिख लीजिए फॉर्मूलेस। मैंने बोला था ना बची हुई पूरी थ्योरी में ऐसे ही करवाऊंगा। यस, लिखिए। देखिए सपोज ए और बी, देखिए फॉर्मूला फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो, मतलब ए और बी के बीच में कुछ कॉमन ना हो, तो पी ए यूनियन बी क्या होता है, बोलिए, पी ए प्लस पी बी। अगर 3 इवेंट है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है सी बी, तो पी ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी, बोलिए, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। इस केस में यहां पर इंटरसेक्शन वाली चीज क्या होती है, 0। यहां पर भी इंटरसेक्शन सारे 0 हो जाते हैं। यूनियन का मतलब याद रखिएगा, यूनियन का मतलब और भी होता है या प्लस भी होता है, तो कई बार बुक में ए और बी लिखा हो देन सेम फॉर्मूला, अगर प्लस लिखा हो देन अगेन सेम फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आता, एक ही बात होती है। अब उसी के नीचे लिख दीजिए फॉर्मूला फॉर, ऑब्वियसली क्या लिखोगे बताओ, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। हर सैटरडे जितने पुराने पेपर दिए हैं वो सब सॉल्व करने की कोशिश करा करो, पुराने भी नए भी। चलिए, फॉर्मूला फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ओ सॉरी नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब मान लो ए और बी, दो की बात करें पहले, ए और बी नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ए यूनियन बी इक्वल टू होता है पी ए प्लस पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अगर 3 है, अगर 3 है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये फॉर्मूला आप यूज कर चुके, बस आपको पता नहीं चला। जैसे प्लेइंग कार्ड वगैरह में नहीं कॉमन चीजों को आप हटा रहे थे, किंग और रेड, तो 2 कॉमन हटा दिए, सब यूज हो चुके हैं, बस अपन ने अभी तक लिखा नहीं था। 3 अगर एक साथ दिए हो तो क्या होगा, 3 एक साथ है, ए बी और ये सी, ये ए है, ये बी है और ये
ये A इंटरसेक्शन B, ये B इंटरसेक्शन C और ये A इंटरसेक्शन C। A यूनियन B यूनियन C दिया हो तो क्या होगा, PA प्लस PB प्लस PC माइनस A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, C इंटरसेक्शन प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अच्छा, इस वाले फॉर्मूले में एक बात ध्यान दो, ये A यूनियन B है, ये माइनस है। कई बार क्या होता है, इसको हम इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हैं, काम आएगा। A इंटरसेक्शन B को चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं ना, बताओ क्या, PA प्लस PB माइनस, हाँ, A यूनियन B। डन, इसको ऑन करना। डन। अच्छा, अब ये जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का भी फॉर्मूला बना लेते हैं हम। देखिए क्या, ये जो क्वेश्चन, डन। अच्छा, अब ये जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का भी फॉर्मूला बना लेते हैं हम। देखिए क्या है, A and B are any two events, the probability that exactly one out of them will occur। exactly one मतलब होता है जब A हो तो B ना हो, और जब A ना हो तो A ना हो तो B हो जाए। यस और नो? अब आप लॉजिकली बताइए क्या होगा, ये PA है, ये 1 माइनस PB प्लस PB इंटू 1 माइनस बोलो PA। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा लिखेंगे ना, PA प्लस PB माइनस 2 टाइम्स ऑफ PA इंटू PB। अब ये ना दिया हो तो इसका मतलब इंटरसेक्शन भी होता है, तो PA प्लस, अब आगे के लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, -2PA इंटरसेक्शन B। तो कहां आ गया आंसर, B भोपाल। ठीक, एग्जैक्टली वन का मतलब क्या होता है, ठीक एक घटना के होने की बात की जा रही है। जब एग्जैक्टली वर्ड यूज होता है तो मतलब आप बिल्कुल फिक्स हो कि एक ही की बात की जा रही है। जैसे प्रोबेबिलिटी में मान लो जैसे 3 कॉइन है, मैं बोलूं कि एग्जैक्टली 1 हेड तो एक ही हेड, और मैंने लिखा 1 हेड, तो अब ये कंफ्यूजिंग वाला वर्ड हो गया। 1 हेड में अब कोई बच्चा क्लियर नहीं हो पा रहा, इसलिए वो क्लियर मेंशन होता है, तो आप कंफ्यूज ना हो कहीं पे भी अगर ऐसा हो तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कई बार फॉर्मूले भी पूछते हैं इसलिए बताया हुआ है। ए एंड बी आर इवेंट सच दैट पी ए एंड बी इक्वल टू इंटरसेक्शन। ये इंटरसेक्शन कब होगा, जब ऑब्वियसली अभी आपने पढ़ा है पी ए प्लस पी बी इक्वल टू 0 पे थोड़ी होगा, हो जाएगा। क्यों नहीं होगा ये, क्योंकि पी ए प्लस पी बी 0 होने पे वो माइनस होता है, अभी फॉर्मूले में पढ़ा है, तो इसका मतलब ये वाला तो नहीं है, ये है नहीं है, ये पी ए से पी ए कैंसिल, ये पी ए इंटरसेक्शन बी होगा। ठीक है, अगर इस वाले आंसर को देखें तो इसका मतलब ये है पी
ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, ये ए से ए कैंसिल, क्या चीज, और हमें ये तो बोला नहीं है इसमें कुछ भी कि कौन सा इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब ये हो सकता है, अरे आप बताओ मुझे, अभी तो आपने लिखा था पी ए यूनियन बी इक्वल टू होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, यस और नो। अब आपको ये बोला है ये और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब आप पी ए प्लस पीबी को ऐसा क्या लिखेंगे इक्वल हो जाए, तो पी ए प्लस पीबी को अगर मैं ये लिख दूं, तो अभी 2 मिनट पहले सॉल्व किया था आपने, ये किसके इक्वल आया था, देखो 2 टाइम्स ऑफ पी ए, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए है, नहीं समझे, ये कैंसिल, तो ये 2 टाइम्स हुआ और 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट हुआ, तो बचा क्या, ए इंटरसेक्शन बी, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आंसर हुआ सी। इस एंड पे बफरिंग बिल्कुल भी नहीं है बेटा, मुश्किल से 5 सेकंड का डिफरेंस आ रहा होगा। डन। ओके, चलिए नेक्स्ट। A number is chosen from first 120 numbers, इस तरह के टाइप्स के क्वेश्चन नहीं किए थे, अभी करवा देता हूं। द प्रोबेबिलिटी दैट चूजन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5 और 15। अब 5 और 15 में एक इंपॉर्टेंट बात है, कई बच्चे इसमें पहले 5 का निकालेंगे, 15 का फिर कॉमन करेंगे। आप बताओ जो नंबर 5 से डिवाइड होगा उसमें बाय डिफॉल्ट 15 के मल्टीपल आएंगे, तो ये केवल कंफ्यूज करने के लिए 15 लिखा है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो केवल आप 5 का लिख दीजिए, तो 5 वाले कितने होंगे 120 में, तो 120 डिवाइडेड बाय 5 तो कितना 24, तो 24 अपॉन, यस और नो, क्लियर है बात। आयुष देखिए क्या दिया है, एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम 200 डिजिट, तो डिनोमिनेटर कितना हो गया 200 C1 या 200 लिख दो। द प्रोबेबिलिटी दैट इंटीजर डिविजिबल बाय 6 और 8, तो अगर लॉजिकली देखें तो इसमें इन्हीं के लिए फॉर्मूले लिखवाए मैंने, 6 यूनियन 8 पूछा है, पहले ये पूछा है, क्या करोगे P6 प्लस P8 माइनस 6 इंटरसेक्शन 8, होता क्या जब आप 6 वाले बनाओगे, देखो आपने 6 वाले बनाए तो 6 12 18 24 30 ऐसे चलेंगे, जब 8 वाले बनाओगे तो 8 16, तो कुछ नंबर रिकाउंट हो जाएंगे यानी कॉमन हो जाएंगे, तो कॉमन तो ले नहीं सकते क्योंकि प्रोबेबिलिटी बोलता है कि कोई चीज रिपीट नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं 6 8 और कॉमन को सब्ट्रैक्ट, तो आप इसको एक ही बार में करना तो तरीका, नीचे तो 200 आ गया, 6 वाले कितने, तो 200 बाय 6 कर दो, तो 33 पॉइंट समथिंग, मतलब 33, 200 में ही किसका डिवाइड कर दो 8 का, तो कितने बार 25 माइनस 6 और 8। अब कभी भी कॉमन चीज कैसे पता चलती, तो वो उसका एलसीएम होता है, तो 6 और 8 का एलसीएम बोलो कितना 24, तो 24 वाले कॉमन हो गए, तो 200 डिवाइडेड बाय 24 8 पॉइंट समथिंग, तो आंसर क्या आ गया 1/4। तो इस फॉर्मूले के साथ भी या कोई भी फॉर्मूले में डिनोमिनेटर एक रखो,
तो बहुत टाइम बचता है। दिमाग में रहना चाहिए फॉर्मूला बस। क्लियर है बात? कभी भी जो क्वेश्चन बोला जाए वही क्वेश्चन को दिमाग में लाइए और कुछ मत सोचिए। ये एक टाइप हो गई, समझ में आ गया ये? तो ये -8 बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, कई बार अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आता, मान लो यहां पर और की जगह मान लो थोड़ी देर के लिए एंड लिखा होता, तो जो चीज और में सब्ट्रैक्ट की जाती है, ध्यान सुनना मेरी बात, जो चीज और में सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड का वही आंसर होती है। एंड मतलब 6 से भी डिवाइड हो 8 से भी, तो 6 और 8 का एलसीएम लिया, तो 6 और 8 का एलसीएम कितना? 24। तो 24 के मल्टीपल कितने? तो 200 डिवाइडेड बाय 24, तो 8 पॉइंट समथिंग, मतलब वही 8। तो आप क्या आंसर देते? अगर एंड लिखा होता तो 8/200, और अगर ऑल लिखा है तो ये -8 क्यों किया? समझ में आ गया ना कि आपने पहले निकाले 6 वाले, फिर 8 वाले, और जो कॉमन नंबर थे उनको मैंने माइनस कर दिया। डन। नेक्स्ट, A and B are two event, PA equal to 1/3, PB equal to 1/4 and PA intersection B 1/5. Then the value of PA union B. सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा है, तो 1/3। कई बार फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आए, वैसे फॉर्मूले की बहुत जरूरत पड़ती नहीं है, पर फॉर्मूला पता होना चाहिए। कितना हो गया? 3, 4 और 5 का एलसीएम, हाँ 60 होगा। एक ही में ही है 60, क्या 59 का भी हो सकता है? 50 में 26 भी नहीं आता, 62 भी नहीं आता, मत करो सॉल्व। कई जगह पता आपको ऐसा लगता है, पर 3 क्वेश्चन भी ऐसे सोच पाते हो, तो उन 3 क्वेश्चन का टाइम एक क्वेश्चन बढ़ाता है। आपको वो टाइम चुराना आना चाहिए बस। अब बाकी तो आपको पता है कि ये 60 हो गया, बोलो 20 + 15 - 12, यस और नो? पर एक एलसीएम ने ही आपके क्वेश्चन को आसान कर दिया था। ठीक है, 50 में कोई भी नंबर, 60 है ना, ये 60 में कभी 26 नहीं आ सकता। कोई भी नंबर से डिवाइड करो 26 नहीं आएगा, सोचो कैसे आएगा? 2 से करते तो 30 आता, 3 से करते तो 20 आता, डेसिमल तो होता नहीं है कि 26 ला दो। डन। नॉन लीप ईयर वर्ड, बस लीप ईयर और नॉन लीप ईयर देखना है। तो नॉन लीप ईयर में 1 होता है, लीप ईयर में 2 होता है, बाकी ये सब का कोई मतलब नहीं था। 1/4 तो कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, आपसे पी नॉट ए पूछा है, पी ए 0.42 दिया है, तो पी नॉट कितना? 0.58। अब आपको इतना डेटा क्यों दिया है? केवल कंफ्यूज करने के लिए। नो नीड। कई बार आपको दी जाती हैं ऐसी चीजें कि कुछ होशियार बच्चे उसमें उलझ के रह जाएं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। डन। नेक्स्ट, two uniform dice marked 1 to 6 are tossed together, the probability that total 7। तो वो चार्ट बनाया हुआ था टोटल 7 का, या याद होगा आपको 1 6 से 6 1, तो कितने केसेस? 6। नेक्स्ट, ए एंड बी स्टैंड इन अ रिंग विथ 10 अदर। 10 लोग हैं और ए और बी हैं, टोटल 12 लोग हैं। रिंग मतलब एक सर्कल के अंदर उनको अरेंज किया गया है। इफ अरेंजमेंट ऑफ 12% इज एट रैंडम, देन प्रोबेबिलिटी दैट दे आर एग्जैक्टली 3% बिटवीन ए और बी के बीच में ठीक 3 लोग बैठे। किसको करना है? किसको करना है? हाँ,
तो ए और बी के बीच में 3 बैठे हैं, तो ये ए है, ये बी है, इनके बीच में 3 लोगों के बारे में सोचना है बस। कितने में से? 10। तो 10 में से 3 ले लो, 3 निकल के आ गए, मान लो x1 x2 x3। अब ये एक पूरा ग्रुप मान लो अभी थोड़ी देर के लिए, तो 1 ग्रुप प्लस 7 इसके बचे हुए लोग, टोटल केस कितने? पहले तो बताओ डिनोमिनेटर कितना होगा आप लोग? फैक्टोरियल 12 माइनस 1। वो क्यों लिखता हूं -1 पता है ना, हमें दिमाग में आ जाता है एकदम सर्कुलर परम्यूटेशन हो गया। अब ये हो गया। अब ऊपर बात करें, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब 10C3 10 में से 3 निकाले आपने और 7 बच गए, तो 7 और ये 5 एक ग्रुप मान लो पूरा, तो टोटल हो गए 8 लोग। इन 8 लोगों को अरेंज करने के तरीके, फैक्टोरियल 8 माइनस 1, एक बार सर्कल अरेंजमेंट हो गया, बात खत्म। ये जो तीनों इनके बीच में वो अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, शाबाश। फैक्टोरियल 3 और ए और बी हो सकता है और बी और ए भी हो सकता है, तो इनटू फैक्टोरियल 2 या 2 एक ही बात है, बस सॉल्व कर लो। 10C3 यही लिखा जाएगा। कहां पर? क्या आ रहा है आंसर बताइए? टू बाई 11 सॉल्व करके यही आ रहा है। ठीक, फिर समझो, ये क्वेश्चन अच्छा है, 2 बार समझ में आएगा आपको। जिसको नहीं आया वो ध्यान देना। जिनको भी नहीं आया वो फिर से ध्यान दें, मैं पूरा रब करके समझा रहा हूं। टोटल पहले सुनो, ए बी और 10 लोग और हैं, मान लो ऐसे 10 लोग हैं, x1 x2 ऐसे 10 लोग। आपने ये बोला, आपसे बोला गया कि ए और बी के बीच में एग्जैक्टली 3 लोग होना चाहिए। जैसे ही दिमाग में आता है करना हमको, तो हमारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं कि सबसे पहले अगर मैं बोलूं टोटल केसेस, तो आप बोलोगे नीचे तो कोई कंडीशन होती ही नहीं है, डिनोमिनेटर पहले सोचना है, फिर आप कुछ भी करोगे मिस्टेक नहीं होगी। अब 10 में से मुझे, इन 10 में से कोई 3 को लाना है, तो कौन से 3? तो मैंने 10 में से पहले 3 सिलेक्ट किए, तो यहां के कोई भी 3 आ गए, मान लो वो 3 है, y1 y2 y3। अब इस पूरे ग्रुप को एक बना लो पहले, क्योंकि इनके बीच में ये हमेशा रहे। तो पर 10 में से 3 निकाले तो 7 लोग तो बच गए ना, तो बचे हुए ये 7 लोग प्लस एक ग्रुप मिला के हो गए 8। तो 8 को अरेंज करने का तरीका, ये जो 3 ए और बी के बीच में, ये अपनी लोकेशन चेंज करेंगे, फैक्टोरियल 3, और ए भी अपनी पोजीशन चेंज करेगा, फैक्टोरियल 2। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब कैलकुलेशन में, पर 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। अब क्या होता है, अगर आपने पीएनसी का कंसेप्ट बनाया तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। बिल्कुल पीएनसी पे बेस्ड क्वेश्चन था। ओके, सॉल्व तो कर ही लोगे आप। सॉल्व करने पे कितना बोला? 2/11। ओके, देखिए वर्ड पढ़िए क्या लिखा है, ऑड अगेंस्ट ए सॉल्विंग अ सर्टन प्रॉब्लम, ऑड अगेंस्ट ए सॉल्विंग द 4:3। ऑड अगेंस्ट का मतलब होता है अनफेवरेबल केसेस फेवरेबल, मतलब उस क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसके पास 3 चांसेस थे और 4 चांसेस नहीं थे। अब उसके आगे पढ़ो, एंड ऑड इन फेवर्स, देखो क्या लिखा है, ऑड इन फेवर मतलब होता है फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल। अब बोला क्या, सुन लो, द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व इफ दे बोथ ट्राई। कभी भी याद रखिए, एक वर्ड प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, वर्ड लिखा आए या वर्ड लिखा है टारगेट विल बी हिट, तो इसका मतलब होता है कोई एक ने भी काम कर दिया तो काम पूरा हो जाएगा। प्रॉब्लम विल बी सॉल्व का मतलब है ए सॉल्व करे तो भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बी सॉल्व करे तो भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी,
और ए और बी दोनों करें तो भी होगी, एग्जैक्टली 1 नहीं बोला, ये अंतर होता है। यहां पर समझना आप अंतर, कि मैंने बोला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मान लो 10 आपको एक क्वेश्चन दिया और आप पूरे बच्चों में से किसी एक ने कर दिया तो भी प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई ना, 10 ने कर दिया तो भी हुई, सभी ने कर दिया तो भी हुई। तो प्रॉब्लम विल बी सॉल्व या टारगेट विल बी हिट। टारगेट कई बार दिया था ना, इस जगह पे एक ही जगह पे 10 लोग भी हिट कर सकते हैं, ये भी एटलीस्ट वन ऑफ देम का केस होता है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है इस क्वेश्चन का कि आप इसे करो एटलीस्ट 1 का केस। तो 1 माइनस बोलो क्या, नन ऑफ देम। ये बिल्कुल टाइप दिमाग में रखना, ना तो ए ने करी सॉल्व प्रॉब्लम, तो ए के ना करने के कितने चांस हैं, 4/7। ना बी ने करी, बी के ना, ये अनफेवरेबल केस है ना, 5/12। 12 7 जा 84 माइनस 20, 64/84। वैसे कैंसिल कर सकते थे, चाहो तो 1/3 लिख सकते थे। तो 1 माइनस 5/21 यानी 16 है कोई, ए में लिखा है। अब एक बच्चा इसको ऐसे करेगा, दूसरा तरीका आप बोल सकते हो ए ने करा, बी ने नहीं करा, फिर ए ने नहीं किया, बी ने कर दिया, फिर दोनों ने भी कर दिया। अब इससे भी वही रिजल्ट आएगा जो मैंने वहां लिखा है, पर ये 2 लोगों का बहुत जल्दी हो जाएगा। वो सोचो 3 लोग होते इस मेथड से जाते तो कितना लॉन्ग हो जाता। जो आपको मैं एक बात बोलूंगा, इस समय 21 वाले बच्चों को पेपर जैसा आज का वैसा कभी नहीं आएगा, वो तो दिया हुआ जान करके कि आपको थोड़ा सा दिमाग में रहे। पर अगर आप केवल और केवल जो डीपीटी दे रहा हूं ना, ये 30 क्वेश्चन वाली डीपीटी, टीडब्ल्यूपीटी और टेस्ट, नो नीड फॉर एनी गाइड, बस इतना कर लो। जिस भी टॉपिक का रिवीजन करो, डीपीटी सॉल्व कर लो। फुल लेंथ पेपर जब मॉक पेपर मिले उनका रोज एनालिसिस करो, कुछ टाइम निकालना पड़ेगा आपको। अभी मुझे समझना, इसलिए मैंने बोला कि हफ्ते में 3 मॉक रखना, 4 ये डिसाइड होगा इस हफ्ते के संडे टेस्ट के बाद। अच्छा, इस मंडे क्योंकि होली है इसलिए मैंने आपका मंडे को टेस्ट रखा है, ये समझ में आ गया होगा आपको। और मंडे को स्टैटिस्टिक्स की क्लास भी होगी। होली का दिन है, आपकी एक लंबी लॉन्ग सेशन, एक क्लास में स्टैटिस्टिक्स, एक क्लास का टॉपिक है, स्टार्ट होगा और उसी दिन एंड हो जाएगा। जो बच्चा होली खेल रहा है उसको पता ही नहीं चलेगा, उसके लिए भी खुशी की बात है ना। अगर मान लो आप होली खेल रहे हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब क्या हुआ। तो आप सबको किसी को भी, एक तो ड्यू टू कोविड भी पहला रीजन, और दूसरा रीजन कि अभी वो समय नहीं है कि आप इस समय रंग खेलें, क्योंकि पानी से या रंग से अगर आपको सर्दी जुकाम हो गया तो वायरस की चपेट में आप आ सकते हो। इसलिए उससे अच्छा ये है कि ध्यान रखिए। अच्छा, इस बार वैसे भी कोई पकड़ने नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि दुश्मनी निकालने वाला कोई होगा ही नहीं। होली में आधे लोग तो अपने इसलिए पकड़ते हैं कि एक रंगा कि वो सबको रंगने चला जाता कि अब किसी को भी नहीं छोड़ना। तो ये बिल्कुल गलत फहमी मत करना, बदला लेना हो तो जिस दिन रिजल्ट आए सबको रंग देना जाके, ठीक है, ये सबसे अच्छा तरीका होगा। ये दोबारा बता दूं ना, बता रहा हूं। पहले तो ये बताइए कि ऑड इन फेवर, ऑड अगेंस्ट समझ में आ गया था। कल मैंने आपको वर्ड बताया था ये कि ऑड इन अगेंस्ट, ऑड अगेंस्ट कभी भी बोला जाए तो इसका लॉजिक होता है 4/3। इसका मतलब है ये अनफेवरेबल केसेस है और ये, तो अगर आपको ए की हैपनिंग बोले तो लिखना 3/7, ए की नॉट हैपनिंग बोले तो लिखना 4/7, ये मतलब होता है। नीचे हमेशा दोनों का सम होता है। ऑड इन फेवर का मतलब होता है 7:5, ये फेवरेबल केसेस है, ये अनफेवरेबल केसेस है। यानी बी की हैपनिंग है, हैपनिंग मतलब होता है सक्सेसफुल होना, 7/12, और बी की नॉट हैपनिंग है 5/12। इस फॉर्म में आपको दिया है। अब बोला है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व इफ दे ट्राई
अगर दोनों लोग ट्राई करें ए और बी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इसकी बात बतानी। तो ए ने करा तो भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बी ने करा तो भी होगी, और दोनों ने करा तो भी होगी। इस केस का सीधा लॉजिक होता है कि वन माइनस ना ए करे ना बी करे। तो वन माइनस ए ने नहीं करी, ना करने वाली ये दी हुई है 4/7, इसने भी नहीं करी 5/12। इज दैट क्लियर? अब मान लो यही क्वेश्चन में 3 फ्रेंड के लिए देता, ठीक है। मान लो मैं बोलता प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग ए इज 2/3, लिखना आप, बी इज 5/7 एंड सी इज 6/11, फाइंड प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। तो अगर आपने वन माइनस से नहीं किया तो बहुत लंबा चला जाएगा ये, क्योंकि इसमें फिर सोचोगे ए ने किया, एक ने किया, फिर दो ने किया, और फिर कितने सारे केसेस बनेंगे जब जाके आंसर आएगा। करो इस क्वेश्चन को। बची हुई पूरी थ्योरी, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ना, बची है थ्योरी, मैं उसके साथ आपको रिलेटेड थ्योरी पढ़ाऊंगा, तो कॉन्फिडेंस भी आएगा, समझ में आएगा एप्लीकेशन क्या है। ओके, कितना आ रहा है? 1 माइनस नन ऑफ देम, मतलब 1/3, बोलो, 2/7, 5/11। अब एलसीएम लो आप, तो 77 इंटू 3, 231 माइनस 10 अपॉन, तो 221 अपॉन, क्लियर? चलिए, कभी कभी इस तरह का भी क्वेश्चन देते हैं। देखिए, आपने हमेशा पढ़ा होगा अनबाइज्ड, अनबाइज्ड लिखा रहता ना, यहां क्या लिखा है ना? घर में जैसे होता है ना, बच्चे के लिए माँ या बाप कोई क्या करते हैं, कोई एक बायस्ड होते हैं, मतलब वो झूठ बोल रहा है तो भी उसकी बातों पे, या बच्चा झूठ बुलवा लेता है। जैसे मैं पूछता हूँ पेरेंट्स से कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है कि नहीं, उसके पहले वो कुछ बोले तो वो बोलते मम्मी बताओ मैं पढ़ता हूं ना, बताओ पढ़ता हूं ना। अब वो बेचारी मम्मी चुप, अब क्या बोले, क्योंकि बच्चा बुलवाना क्या चाह रहा है। तो ऐसा होता है कई बार, है ना? तो कई बार अपन झूठ बुलवाने के तरीके आते हैं। तो ये बायस मतलब ऐसा डाइस जिसके किसी अलग अलग नंबर पे, मतलब 1 पे आने के चांस 0.2 है। अगर अनबाइज लिखा था तो सबके चांस कितने होते हैं? 1/6। बाइज लिखा इसलिए सबके अलग अलग दिए हैं, कि 1 आए तो इतना, 2 आए तो इतना, 3 आए तो इतना, 4 आए तो इतना। अब देखो क्या लिखा है, द डाइस टॉस एंड यू आर टोल्ड दैट आइदर 4 और 5। डाइस को आपने फेंका और आप बोल रहे हैं क्या आया है, 4 या 5। टर्न अप, आपने ये बोला 4 या 5 आए, तो द प्रोबेबिलिटी दैट इज फेसेस, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। आपने ये बोला कि क्या आया, 4 या 5। 4 या 5 आए, इसके कितने चांस है? 0.25 और 0.05। पर आए क्या, 4। तो जो चीज बोली है उसका ऊपर ले लो, बस खत्म। तो ये हो गया कितना, 25/30, यानी 5/6। ये रेशो, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में दो रेशो होते हैं, ऊपर भी कंडीशन, नीचे भी कंडीशन। नीचे, ऊपर क्या कंडीशन, 4 आए, नीचे क्या कंडीशन। वैसे इसको करते लॉजिकली ऐसे हैं कि 4 और 5 अपॉन टोटल केसेज अपॉन टोटल, पर टोटल केसेज सबके सेम होते हैं। मान लो आप बाय 36 लिख भी देते तो क्या होता है, ये कैंसिल, इसलिए मैं नहीं लिखता हूं टाइम बचाने के लिए। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो इसको दो तरीके, जो बोला है, आप बोल रहे हो ये आया है, पर एक्चुअल में क्या आया है, 4, तो बस खत्म।
डन? कोई कंफ्यूजन? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जहां पर मेंशन होता है अनबाइस्ड वो भी, और नहीं हो तो भी क्या मानते हैं? अनबाइस्ड मानते हैं। मतलब फेयर लिखा होता है ना कई बार, फेयर क्वाइन, फेयर डाइस। फेयर मतलब अनबाइस्ड, और बाइस्ड ये वाला वर्ड अगर मेंशन है तो फिर आपको प्रोबेबिलिटी देंगे वो। ये अपने मन से उन्होंने लिखी है क्वेश्चन बनाने के लिए। आप बोलो कि कुछ सर मैं करूं तो कैसे, तो वो नहीं कर सकते। इस तरह के क्वेश्चन को फॉर्मेशन कोई भी क्वेश्चन बनाने वाला करेगा। बस वो ये ध्यान रखेगा कि इस सब का सम क्या होगा? 1। अगर इसका सम मैंने 1 से ज्यादा कर दिया तो मतलब गलत होगा। चलिए अब बताइए, पहले लिखा क्या? 1 डाई 1 क्वाइन। बताओ दोनों इवेंट कैसे हैं? इस क्वाइन का इस डाइस से रिलेशन है। डाइस का रिजल्ट अपने आप में इंडिपेंडेंट है, क्वाइन का अपने आप में, यानी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अब उसके आगे पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 ऑन डाई, डाई पे 6 आए और कॉइन पे क्या है? हेड आए 1/2। क्वेश्चन पढ़ो, समझ के करो, हो जाएगा। और मैं आपको बोलता रहा हूं कि अभी हम पेपर्स के बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे। 60 दिन है, मैं बकायदा हर पेपर के साथ आपके साथ आऊंगा। पर फिर भी मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा निकाल के लाए। जितना आप करेंगे उतना फायदा होगा। अगर आप चाहते हो कि रोटी बनाना आ जाए आपको, तो आपको बनानी पड़ेगी। रोज देखते रहो मम्मी को बनाते हुए, देखते रहो। आप नहीं बना सकते, क्योंकि मैं ये एग्जाम्पल सेट देख चुका हूं। इतने बार देखा था, मुझे लगता था बहुत आसान होता है। एक बार में समझ में आ गया कि ये इतना आसान काम नहीं, पढ़ाना आसान काम है। देन उसके बाद फिर कभी ये गलती की नहीं मैंने। ठीक है ना? तो ये बात ध्यान रखना आप। तो कई बार ऐसा होता है, देख के हमें जो चीज लगती है वैसा नहीं हो, है ना? तो ये चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो क्या लिखा है। 8 लेटर टू ईच ऑफ विच करस्पॉन्डेंस टू एनवेलप आर प्लेस्ड इन द एनवेलप एट रैंडम। द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल लेटर आर नॉट प्लेस इन द राइट एनवेलप। याद आ गया? सभी लेटर अपने सही लिफाफे में ना जाए। ये ऑल वर्ड जब भी होता है तो आपको कौन सा डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला यूज करना, जो हमने बनाया हुआ था, फैक्टोरियल 8। अब जैसे सुनो, ये क्वेश्चन है, मुझे भी बनेगा आपको भी बनेगा 100%, पर क्या लेगा? तो हम क्यों अभी इसमें उलझे? इसलिए इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देना है ना। तो अभी तो करोगे आप, पर मैं वैसे बता रहा हूं। फैक्टोरियल 1 1 बाय फैक्टोरियल 2, अब जाके ये सॉल्व होगा। जब ये करोगे तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। कहां पे? अच्छा, वो तो अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, तो यहां माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कर लेंगे आप लोग? अब वैसे देख के पता चल रहा है, अगर राइट एनवेलप का पूछा होता तो आंसर क्या होता बताइए? 1/फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 8 की वैल्यू कितनी? ठीक है। पर अगर ऑल वर्ड ना होता, लेटर आर नॉट प्लेस इन द राइट एनवेलप लिखा होता, तो आप 1 माइनस कर देते, तो क्या आंसर आता? 40319 तो अब ये तो है नहीं आंसर, ये भी नहीं है, ये होने के, अब ये कैंसिल होके हो जाए तो पता नहीं, पर बहुत कम चांस है। तो क्या चांसेस है इसके? नन के। कर लीजिएगा बाद में ट्राई। ओके, करना है इसको, बाद में करना। पर मैंने लॉजिक बता दिया, इसका आंसर कोई और नहीं होगा।
थोड़ा समझ में आ गया टेक्निक की कैसे आपने पता किया, वो जरूरी है। ठीक, चलिए। 2 dice are thrown, the probability getting odd number, सुनिए पहले ध्यान से क्वेश्चन लगे। ऑड नंबर ऑन वन, मल्टीपल ऑफ थ्री ऑन अदर। अदर मतलब एक पर ऑड नंबर और एक पर मल्टीपल ऑफ थ्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लोग इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं। कितने लोग हैं जिन्हें नहीं किया ये, कोई है? शाबाश। तो ऑड नंबर मतलब वन, तो उसके साथ 1 3 1 6, मल्टीपल ऑफ थ्री 3 3 3 6। अब सुनना पहले, 5 3 5 6 है ना। अब इसका रिवर्स भी तो हो सकता था, मतलब 6 1 और 3 1, तो इसका रिवर्स होगा, सबके होंगे रिवर्स पर इसका नहीं होगा। तो 11/, आया समझ में? ऐसा नहीं बोला कि फर्स्ट डाइस पे ऑर्डर और सेकंड पर, कुछ ऐसा नहीं, अदर लिखा है, मतलब ऑर्डर कोई भी हो सकता है। क्या आएगा? ये आ रहा आंसर 11/36, तो फिर गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। क्योंकि यहां पर आप क्या कर रहे हो कि आपने कहा सर ऑड नंबर 3/6, ठीक है, बता देता हूं। फिर एक पे मल्टीपल ऑफ थ्री, 2/6, प्लस इसका रिवर्स 2/6 3/6, माइनस कॉमन एक केस 3 × 3 का इसमें भी है और इसमें भी है, ये गड़बड़ कर रहे हो आप बस। तो 6 + 6 - 1/36। एक्चुअल में क्या होता है कि हम जब दिमाग चलाते हैं तो चलाते तो सही है, पर कहां पे गड़बड़ कर देते हैं वो पकड़ में भी आना चाहिए। तो अगर आपने दिमाग चलाया तो समझ में आ गया क्या गड़बड़ है। आपने इसमें जो केस लिया है कि एक पर ऑड आए एक पर इवन आए, बिल्कुल सही है, इसका रिवर्स भी हो सकता, पर एक केस ऐसा था कि ये नंबर दोनों में आ गया, तो कॉमन चीज माइनस करना भूल गया, और कोई गलत नहीं किया। अब जो भी पेपर के बारे में पूछना है क्लास एंड में बताऊंगा। ये क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, विजय। देखिए यहां पर वर्ड क्या यूज हुआ है, टारगेट, जिसपे मैंने आपको वर्ड बोला था टारगेट। क्वेश्चन सॉल्विंग ऐसा है जो हमेशा ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या है वो बात की चीज है, अब आप करो क्वेश्चन। ए कैन हिट अ टारगेट 4 times इन 5 शूट, मतलब इसका ये कि अगर 5 निशाने ए लगाता है तो 4 उसके सही बैठते हैं। अब इसको अगर मुझे उसमें लिखना, मान लो ऑड इन फेवर में, तो ऐसा लिखता मैं, 5 निशानों में 4 सही 1 गलत, मतलब ऑड इन फेवर लिखना होता। ऑड अगेंस्ट लिखना होता तो ये बहुत कॉमनली वर्ड यूज होता, अभी नहीं है वो यूज, अभी तो मैंने वैसे ही बता दिया। तो ए की पहले बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग क्या है, 4/5। बी की प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग की बात करो, 3/4। तीन में से चार, वो सॉरी 4 में से 3 सही लगा रहा है। सी की बोलो, सी की कितनी है, 2/3। द फायर ऑफ वैली, द प्रोबेबिलिटी दैट टू शूट एटलीस्ट हिट, टू मतलब ये एटलीस्ट वन ऑफ देम का नहीं है क्वेश्चन, दो लोगों के निशाने सही लगे। 2 शॉट्स एटलीस्ट बोला है ना, 2 भी लग सकते हैं और 3 भी लग सकते हैं। करिए, पहले आप निकालिए।
कितना 5/6। अब इसमें दो केसेस होंगे ऐसे, मतलब ये सब लिखना मत आप लोग बेटा कि ए ने हिट किया, बी ने किया और सी ने नहीं किया, ये कॉम्बिनेशन बनाने के चक्कर में मत रहना। वैसे बनेंगे तीन केस, आप तो सीधा लिखो 4/5, 3/4, 2/3 प्लस इसका निगेट नहीं 1/3। अब एक बार इसका निगेशन ले लो, 4/5, 1/4, 2/3। एक बार इसका निगेशन ले लो, 1/5, 2/4, सॉरी 3/4 एंड 2 प्लस तीनों का सक्सेसफुल ले लो, है ना। मतलब ये फॉर्मूला मैं समझाने के लिए लिखता हूं, आप लोगों को कभी भी नहीं लिखना है, टाइम आपका बहुत कीमती है। रोज याद दिलाऊंगा आपको, अब एक एक मिनट एक एक सेकंड बचाने की आदत डालनी है हर समय, पूरे दिन भर में। खाना भी खा रहे हो तो मेंटली फॉर्मूले के रिवीजन चालू करो, बिल्कुल करना पड़ेगा ये सब, करिए फटाफट। क्लियर है? क्वेश्चन भी क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन में बोला यह गया है कि ए जो है वो 5 निशानों में 4 सही लगाता है, यानी हैपनिंग ऑफ है 4/5। बी जो है 4 शॉट जब भी मारता है तो 3 सही बैठते हैं, तो बी की 3/4, सी की 2/3। अब बोला है कि द प्रोबेबिलिटी दैट 2 शॉट एटलीस्ट हिट, मतलब 2 लोगों के निशाने सही लगे। एटलीस्ट वर्ड यूज हुआ है, एग्जैक्टली 2 नहीं बोला, तो 2 के भी हो सकते हैं और 3 के भी। तो 2 के केस में मान लो ए ने लगाया, बी ने लगाया, सी ने नहीं लगाया। ए ने लगा दिया, बी ने नहीं लगाया और सी ने लगा दिया। हो सकता है ए का निशाना ना लगाओ, बी का लग गया और हो सकता तीनों के लग जाएं। बस एक चीज हमेशा याद रखना, 1 माइनस जब भी करते हैं जब एटलीस्ट 1 वर्ड का मीनिंग निकल रहा हो। तो अगर एटलीस्ट 1 के अलावा कुछ भी हो तो कभी 1 माइनस मत करना, नहीं तो आपका आंसर 100% गलत होगा। डन? 5/6 ही आ रहा है सॉल्व करके। अब जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे मान लो अब ये क्वेश्चन आपको और मुझे, आपने समझ लिया बन भी रहा है, पर मैं भी करूंगा तो थोड़ा टाइम मुझे भी लगेगा, आप भी कर रहे हो लग रहा है, देन इसको सेकंड टाइम के लिए छोड़ दो। ये अब आप है ना धीरे धीरे हर दिन की आपको आदत डालनी पड़ेगी, देखना आपका स्कोर बढ़ने लगेगा। कि आती हुई चीज को भी चैलेंज नहीं लेना पेपर में, वो चैलेंज ही खतरनाक हो जाता है, इसलिए ध्यान रखिए इस बात का। चलिए, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, कितना, बस वर्ड ध्यान से पढ़ा करो, कीवर्ड पे आप अंडरलाइन करो। आप ऑनलाइन टेस्ट देते हो, अपने साथ एक पेन या पेंसिल कुछ ऐसी रखो जिसमें कोई शार्पनेस ना हो, जिससे कि आप दिमाग में रख पाओ कि ये स्केच पेन सबसे अच्छा होता है कि ये क्वेश्चन का कीवर्ड है ना। वो समझ लो, 3 कार्ड आर ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर किंग, क्वीन, जैक को नेप भी बोलते हैं। तो बस किंग कितने, 4 में से एक, क्वीन कितनी, 4 में से एक, नेप कितने, आउट ऑफ। ठीक, अब मैं एक कंसेप्ट और बताता हूं, अगर कॉम्बिनेशन यूज नहीं करते तो क्या, कॉम्बिनेशन से क्या चीजें हुई हैं वो बताता हूं, नहीं करते तो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ती, पहले नोट करो फिर बताता हूं। आज मैं आपको डीपीटी 3 दे रहा हूं, ठीक है। इस वीक में, अच्छा इस संडे को प्रोबेबिलिटी का भी एक टेस्ट होगा आपका, जो करंट टॉपिक है उसका टेस्ट जरूरी है। अब देखो, मैं इसमें एक बात बताना चाहता हूं कि कॉम्बिनेशन के वजह से क्या क्या चीजें होती हैं वो समझना। आपको बोला क्या क्या गया है, किंग, किंग, क्वीन और जैक। कोई भी बच्चा ही बोल सकता है कि सर पहले किंग आएगा फिर क्वीन आएगा फिर जैक आएगा, मैं बोलूंगा बिल्कुल हो सकता है किंग जैक क्वीन हो सकता है क्वीन किंग जैक हो सकता है क्वीन जैक किंग हो सकता है किंग ले लिया, क्वीन ले ली और फिर ले लेते जैक क्वीन किंग
हो सकता है जैक किंग क्वीन हो। आपने कहीं करा ऐसा? नहीं करा ना, पर एक्चुअल में ऐसा हुआ है कॉम्बिनेशन की हेल्प से। कैसे बता रहा हूं, ये कितने केसेस हैं? 6। एक्चुअल में तो ये हो रहा होता है कि मान लो पहली बार में किंग आया, किंग कितने? 4 में से 52। कोई नहीं, फिर अगली बार बोलो 4 में से, वो 4 कितने में से? 51 में से। फिर जैक बोलो 4 में से 50 में से 4। ये सब में यही लिखा जाएगा, तो कितने टाइम होगा ये? 6 टाइम। यस और नो? यानी लॉजिकली आपको ऐसा लिखना था 6 टाइम्स ऑफ 4 इंटू 4 इंटू 4 अपॉन बोलो 52, 51, 50। ये लॉजिक है इसका कि ऑर्डर भी याद रखना पड़ता है। प्रोबेबिलिटी कहती है ऐसा नहीं फर्स्ट पे कौन, सेकंड पे कौन, थर्ड पे। पर ये कहीं आपने नहीं किया ना। क्यों नहीं किया बताता हूं। आपने केवल इतना किया 4C1 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 अपॉन 52C3, यही किया ना। अब कॉम्बिनेशन के बेनिफिट देखिए, ये क्या होता है? 4 4 4। बताओ इसको सॉल्व करते क्या आता? 52 51 50 अपॉन 321। 321 कितना? 6। ये 6 ऊपर आ गया, कुछ कैंसिल मत करो। तो 6 टाइम्स ऑफ 52 51 एंड, समझ में आया? कल जो आप बोल रहे थे वो ये है लॉजिक। तो कॉम्बिनेशन के वजह से आपको कई चीजें पता नहीं चलती, पर होता सब कुछ है। प्रोबेबिलिटी हर एक ऑर्डर को ध्यान रखती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको खैर कॉम्बिनेशन से ही करना है, पर आपको पता होना चाहिए हुआ क्या है, हो क्या रहा है। ठीक। अभी इसमें बहुत सारी टाइप्स है, जैसे जैसे टाइप आएंगी आपकी प्रॉब्लम खत्म होती जाएगी। अभी क्या होता है आपके दिमाग में फितूर चढ़ता है, वो बैक वाली प्रॉब्लम समझ में नहीं आती, वो नंबर वाली समझ में नहीं आती, वो सम वाली समझ में नहीं आती। ऐसे दिमाग में पता नहीं कहां कहां से निकाल के लाते हैं। ह्यूमन ब्रेन जो है वो सबसे खतरनाक है। आप सोचो जानवरों के साथ कितना अच्छा होता है, उनको ज्यादा ब्रेन नहीं दिया तो उन्हें उतनी समझ है, क्या खाना उन्हें पता है। आपने कभी देखा है कि जो नॉन वेज जानवर होते हैं, मतलब जो वो कभी वेज नहीं खाते, और वेज वाले तो कौन बताता है उनको? कोई बताने गया कभी? नहीं गया। कभी आपने किसी जानवर को सुसाइड करते हुए देखा है कि गाय बहुत तंग आ गई है और वो सुसाइड करने गई, और आपने पेपर में पढ़ा अगले दिन 3 गाय ने तालाब में कूद के आत्महत्या कर ली, या 2 बकरियों ने कर ली। शेर बहुत परेशान था, शिकार नहीं मिल रहा था, आत्महत्या कर ली। सुना है? इसलिए क्योंकि उनको उतना ही समझ दिया है। सोचो कितनी अच्छी बात है। ह्यूमन ब्रेन के पास समझ ज्यादा है, इसीलिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो जानवरों के साथ कुछ नहीं, बांध के रखोगे तो भी वो सुसाइड नहीं करेंगी। क्या गुलाम बना के रखा है, कभी आप रोएंगी नहीं, कोई शिकायत नहीं करेंगी। पर ये इसलिए बोल रहा हूं कि इंसान है हम, तो हमारा समझ का लेवल ज्यादा है, तो हमारी सोच जो है वो जानवरों से तो अच्छी होना चाहिए। पर कई इंसानों की सोच अभी जानवर से भी गई है। तो इसलिए आप सब ध्यान रखिए, जीवन में हारने की जगह मेहनत करने की कोशिश करना चाहिए, है ना। जैसे मैं फिश एक्वेरियम हमेशा मुझे अच्छा लगता है, आपने देखा नीचे रखा हुआ है। कभी भी आपने कोई फिश कभी एक जगह रुकी हुई नहीं देखी होगी, जबकि उन्हें जाना कहां है, पूछो उनसे कहां जाना है उनको। पर वो तैरना नहीं छोड़ती, हमेशा कभी भी नॉन स्टॉप चलती रहेंगी। इसका मतलब यह कि उनके अंदर ही विश्वास है कि किसी दिन हमें तालाब में छोड़ा जाए या बड़े जगह, तो भी हम भूले ना तैरना। पर इंसान बहुत जल्दी समझौता कर लेता है। ये थोड़ा ध्यान रखिए आप इस बात का कि आपको समझौता नहीं करना है जीवन में, क्योंकि ये एक लाइफ है आपकी, और इस लाइफ को 100% एंजॉय भी करना, 100% जीना भी है, और किसी भी कंडीशन में कभी निराश नहीं होना है। इन्वेस्टमेंट है ये आपका लाइफ का, और इन्वेस्टमेंट का मतलब आप जानते हो, जितना अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा उतने अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो इन्वेस्टमेंट करते समय टाइम लगता है, वो टाइम देना चाहिए। मान लो आपके पास अभी ये 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है ना। ये 2 लाख रुपए मैंने दे दिया आपको और बोला ये 3 बैंक है, जाओ जमा करके आओ। पहला बैंक राम भरोसे बैंक है, मेरा नाम वही है जो कहता है कि हम 2 साल में डबल करके दे देंगे। दूसरा बैंक है प्राइवेट, जो कहता है हम 5 ईयर में करेंगे। एसबीआई चिल्ला के बोलता है हम तो आपको 7.5 साल में ही देंगे, करना तो करो नहीं तो मत करो। सबसे पहले आपका थॉट कहां जाएगा?
पक्की बात है कि आप गवर्नमेंट बैंक की तरफ जाएंगे, भले ही आपको ये दिमाग में रहता है देर से मिले पर डूबे तो नहीं, तो आपका जीवन तो कितना कीमती है, पैसा तो फिर भी डूब जाए तो कमा लोगे, पर अगर कैरियर एक बार बिगड़ गया ना तो बहुत मुश्किल हो जाती है बनाने में। तो इन्वेस्टमेंट करते समय कितना भी जीवन में टाइम लगे मत घबराओ, बस ये ध्यान रखो कि ये आप अपना इनपुट दे रहे हो, इसका रिजल्ट हमेशा अच्छा मिलेगा। एक प्लेयर सालों तक प्रैक्टिस करता है, जब जाके हम उसका नाम सुनते हैं, है ना, और नाम सुनते हैं और फिर वो आगे उसके बाद और मेहनत करता है कई गुना, क्योंकि वो टीम में बना रहना चाहता है। पर टीम में आने के पहले की मेहनत कोई नहीं देखता, हम हमेशा उसकी वो सक्सेस देखते हैं जो हमारे आंखों के सामने आती है, उसके पीछे की मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर एक इंसान जो सफल है ना, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है, वो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, किसी भी दिन नहीं छोड़ना। और मेरी बहुत इच्छा है कि इस साल हम वो रिजल्ट दें जो आपने कभी नहीं सोचा, कभी अभी तक ऐसा रिजल्ट ना आया इम्पिटस का, उससे अच्छा रिजल्ट आपको बनाना है। मैं आपको बताऊं, मैं पिछले करीब करीब 23 दिसंबर से लेके आज के दिन तक बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स हुई मुझे। मेरा ये जो हाथ है ना, ये अभी उठता ही नहीं है, इसलिए आपने देखा होगा आजकल वो बीच में क्वेश्चन करवाएं, मुड़ने में दिक्कत है, नेक की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई, 2 एमआरआई हो चुकी है। इवनिंग में मैं बीच में आपके पास ऊपर आ रहा था, फिर वो अभी एकदम भागना होता, 7:30 में फिजियोथेरेपी के लिए जाता हूं। सुबह एक्सरसाइज करना पड़ती, नहीं तो ये स्टिफनेस बढ़ जाती है। पर मेरे दिमाग में एक चीज चलती है जिसके वजह से मेरे अंदर एनर्जी रहती है कि इस साल बच्चों का रिजल्ट कैसे अच्छा हो और क्या किया जाए कि वो अपना रिजल्ट का बेस्ट दें। आप भी यही सोचिए, कंडीशन कुछ भी हो, आपके कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, अप डाउन हो, पर आप अपने आप को ये ठान लो कि नहीं, हमको अपने आप को नहीं छोड़ना है, एक अच्छा रिजल्ट देना है। लास्ट ईयर इतना अच्छा रिजल्ट आया, इस बार उससे और 4 गुना अच्छा देना है। आ जान दो कैसा भी पेपर, हम तैयार हैं उसके लिए। टफ आएगा तो कम करेंगे, इजी आएगा तो ज्यादा करेंगे, पर मेंटली इस बात के लिए आप सच में तैयार हो अपने आप को। तो मैंने पिछले 3 महीने में जितनी मेडिसिन खाई होगी ना, उतनी तो आज तक की लाइफ में नहीं खाई। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ निकली कि पता ही नहीं चली, और उसका बहुत बड़ा रीजन था लॉकडाउन, क्योंकि मुझे रेगुलर एक्सरसाइज की आदत थी, लॉकडाउन में बहुत सारी चीजें डिसकंटिन्यू हुई, उस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। तो मैं आप सबको यही बोलूंगा, पर उससे आपकी क्लास पे कोई इफेक्ट नहीं आने दिया मैंने, और मैं आपको भी यही बोलूंगा कि आप भी अपनी लाइफ में किसी भी अप डाउन से इफेक्ट मत आने दो। वो एक चीज आपको अपने अंदर करनी है। सब कुछ इस बार बहुत अच्छा हो रहा है, बस अपने आप से ये मत बोलो अरे इस पेपर में इसको नहीं आया, कोई फायदा नहीं। अरे मत आने दो, 1000 बार गिरोगे ना जब भी तो एक बार उठोगे। कई पेपर से मिलके एक पेपर बनेगा, ये मैं हमेशा जानता हूं और 100% पक्की बात है। अपनी हर पेपर की गलती से अगले पेपर की गलती सुधारना है। इसलिए आप सब इस बात का ध्यान रखो कि मैं आपको आखिरी दिन तक नहीं छोड़ने वाला, पर आप मुझे ना छोड़ दें इसकी मुझे चिंता होती है, क्योंकि कई बच्चे डिसकंटिन्यू कर देते हैं, मान लेते हैं हार, बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, और फिर उनके लिए राम भरोसे कॉलेजेस हैं। आपको क्या लगता है इतने प्राइवेट कॉलेज कैसे चल रहे हैं? सभी प्राइवेट कॉलेज बेकार नहीं है, पर कुछ प्राइवेट कॉलेज से करके कोई फायदा नहीं होता। फिर भी वो अगर सरवाइव कर रहे हैं तो कौन है उनके लिए? कोई तो है ना कंप्रोमाइज करने के लिए, जब भी तो, नहीं तो कैसे चल सकते हैं बताओ? एक कॉलेज को रन करने के लिए कितना पैसा खर्च होता है वो आप जानते होंगे। फिर भी इतने इतने भोपाल में 100 प्राइवेट कॉलेज है, 100 के 100 चल रहे हैं, और एक एक बढ़ाते जाते हैं, उनकी ब्रांच बढ़ जाती है। उससे मुझे समझ में आ जाता है कि अच्छे लोग काफी हैं जो कि राम भरोसे में एडमिशन ले सकते हैं, इसलिए वो राम भरोसे ही है वो। तो आपका जीवन है, इसको सही इन्वेस्टमेंट करिए, जितना अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा रिटर्न उतने अच्छे ही मिलेंगे। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि जॉब 50 लाख की लगती कि नहीं, इंपॉर्टेंट ये कि हम लाइफ में क्या अचीव करते हैं। एक बार आपने अगर अचीव करना सीख लिया ना, तो आपका सारे दिक्कतें, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। एक बार आपने सक्सेस का स्वाद छक लिया ना, फिर आप कभी हार से डरोगे ही नहीं। तो वही समय, इसलिए बहुत ईमानदारी से मेहनत करो। और प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि सबका डिनोमिनेटर क्या है, जिस फील्ड में आप तैयारी कर रहे हैं उसका डिनोमिनेटर पहले से डिसाइड है, न्यूमरेटर बढ़ाना है आपको। और अचानक कुछ नहीं होता, प्रोबेबिलिटी ये बोलती है कि सैंपल स्पेस क्या है, ये क्या है, पहले ही बता देती ये होने वाला है। अब उसमें क्या होगा ये आपके हाथ में, समझे कि नहीं? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। कौन सा था ये 26 हो गया?
ये लॉजिक समझ में आ गया आपको कि अरेंजमेंट वगैरह सब हो रहे होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्या लिखा है, ए एंड बी अपेयर फॉर इंटरव्यू फॉर कितनी, 2 वैकेंसी। 2 देखते ही समझ में आ गया क्या, दोनों भी हो सकते हैं, दोनों नहीं भी हो सकते हैं, करा था ना कल ही। अभी आप लोग कोई क्वेश्चन मत पूछिए, जब मैं पूरा प्रोबेबिलिटी करवा दूं उसके बाद पूछना, फिर कुछ पूछ नहीं पाओगे आप। चलिए, ए एंड बी अपेयर फॉर इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसी, प्रोबेबिलिटी ए सिलेक्शन 1/3, बी सिलेक्शन 1, ओनली वन ऑफ देम। देखो यहां पे वर्ड क्या यूज हुआ है, ओनली। ओनली मतलब कोई एक ही हो, मतलब जब ये सिलेक्ट हुआ है तो वो नहीं हुआ है, और जब ये नहीं हुआ है तो वो हो गया। क्यों, तो 6/15, 6/15 मतलब 2/5। डन। अगला क्वेश्चन, अब देखिए जैसे ये टाइप है बैक वाली, अब बैक कंटेन 3 रेड 3 व्हाइट बॉल, 2 बॉल आर ड्रॉन 1/1, द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर डिफरेंट कलर, मतलब एक हो रेड तो एक क्या हो व्हाइट, आउट ऑफ। अब नीचे 62 ने क्या कर दिया पता है आपको, इसमें रेड व्हाइट और व्हाइट रेड दो कॉम्बिनेशन है, वो इसने ये 2 ऊपर चला गया तो समझ लो कर दिया उसने कहा। ठीक, कोई कंफ्यूजन। इन 3 थ्रो विद अ पेयर ऑफ डाइस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग डबलेट एटलीस्ट 1, डबलेट मतलब समझते हो, डबलेट मतलब सेम नंबर। इन 3 थ्रो विद अ पेयर ऑफ डाइस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग डबलेट एटलीस्ट 1, मतलब कैसे केस बनेंगे बताओ। 1 1 1 2 भी हो सकता है, और 1 1 1 भी हो सकता है, नहीं होगा। अरे बोला ना, इफ 3 थ्रो विद अ पेयर ऑफ डाइस, सॉरी 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 सॉरी, पेयर ऑफ डाइस को 3 बार फेंकना, सॉरी, मतलब 2 ही डाइस है जिनको 3 बार थ्रो कर रहे हो, तो इसका मतलब है ये 2 डाइस हो गई, आपको इसके कितने बार थ्रो करना है, 3 बार, और 3 बार थ्रो करने पर डबलेट कम से कम एक बार आए। तो मैं बोलूं एक बार भी डबलेट ना आए, पहले तो बताओ, अगर 3 बार थ्रो करने की जगह छोड़ दो, 3 हटा दो, थोड़ी देर के लिए 3 वर्ड हटा दो, मैं बोलूं अ पेयर ऑफ डाइस थ्रो फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग डबलेट, तो डबलेट मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। तो अगर डबलेट की बात केवल की जाए तो आप बोलते 6 बाय, यानी 1 बाय, डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, ना आने की 5/6। ऐसा कितने बार कर रहे हो, एटलीस्ट वंस, तो 1 माइनस एक भी बार डबलेट ना आए, तो 1 माइनस 125/216, यानी 91/216। अब इस क्वेश्चन को मैंने क्या करा, ये हटा दिया, पहले उससे समझा, यही आपका तरीका करने का और कोई तरीका नहीं। एटलीस्ट 1 जहां पे वर्ड आए फिर तो कुछ सोचो ही मत, 1 माइनस नन ऑफ देम, तो 1 माइनस एक बार भी डबलेट ना आए, एक बार भी ना आए मतलब पहली बार में भी डबलेट ना आए, दूसरी बार में भी नहीं आए, तीसरी बार में भी ना आए। ओके, एक बार फिर बता देता हूं, देखो डबलेट का मतलब होता है सेम नंबर, ठीक है, यहां पे सेम नंबर भी लिख सकते थे, उन्होंने डबलेट कर दिया।
तो पहले तो पेयर ऑफ डाइस को कितने बार फेंकना? 3 बार। अभी 3 बार मैं भूल गया, एक बार की बात करूं। जब भी कोई इवेंट को एक से ज्यादा बार किया जाता है तो पहले एक की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं और फिर उसके बाद 3 बार क्या, 10 बार क्या, 50 बार, वो बाद में होती है। तो आपसे मैंने बोला डबलेट, तो आपने कहा डबलेट आने के चांस ये है। कितने केसेस है? 6। तो डबलेट आए 6/36 यानी 1/6, ना आए। अब इसको कितने बार थ्रो करना है? 3 बार। तो मैंने कहा 1 माइनस, ना पहली बार में डबलेट आया है, ना दूसरी बार में, ना तीसरी बार में। या सो नो? एटलीस्ट 1 के अलावा होता तो फिर हमें वो अरेंज ही करना पड़ता, फिर कोई उसमें कंसेप्ट नहीं लगेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन। यस, ये एक टाइप है, ये भी बतानी है मुझे। ठीक, ये टाइप है। इसकी टाइप में अभी क्या पूछा है? विनिंग रेशियो। पहले मैं बता देता हूं करना क्या है। क्वेश्चन ये है, ए एंड बी टेक अल्टरनेट टर्न इन थ्रोइंग अ कॉइन, फर्स्ट थ्रो हेड विन अ प्राइज। मतलब ए और बी थ्रो अल्टरनेटिवली कॉइन, वन ऑफ देम गेट हेड एंड विन द प्राइज, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। मैं और आप मिलके एक गेम खेल रहे हैं। क्वाइन लिया मैंने आपसे, एक मांगा क्वाइन देना बेटा 10 रुपए का, आपने मुझे दिया। मैंने कहा आप देखो जिसके पास हेड पहले आ जाएगा क्वाइन उसका हो जाएगा, और थ्रो मैं करूंगा। तो जैसे ही मैंने थ्रो किया, हेड आया, मैंने क्वाइन रखा और चला गया। पर नहीं आया, जैसे इसको दिया मैं दुआ करने लगा कि टेल आए, टेल आए, टेल आए। इसके पास टेल आया, इसने मुझे वापस दे दिया। फिर मैंने थ्रो किया और हेड आ गया, मैंने रखा, चला गया। पर बाई चांस, क्योंकि ये भी दुआ कर रहा था, तो टेल आ गया कि मेरा 10 रुपए डूब ना जाए। तो इसके रुपए हैं तो वही, इसकी दुआ भी मानेगा भगवान। तो क्या हुआ कि टेल आ गया। फिर मैंने इसको दिया, रहने दो, नहीं हो पाएगी। तो फिर मैंने इसको दिया, तो ऐसा हेड और टेल। तो जब तक किसी एक के पास हेड ना आएगा गेम चलता रहेगा। तो ये एक टाइप होती है, इसमें क्वाइन डाइस कई सारे क्वेश्चन होते हैं। पहले वो करवाता हूं, आज दूसरी शीट नहीं होगी, कल ही होगी। तो मैं पहले बता रहा हूं, ए एंड बी, अभी हम 2 लोगों का करते हैं। ए एंड बी throw a coin alternatively till one of them get head and win the prize. Find their respective probability. क्वेश्चन वही है, आपको उसमें रेशियो पूछा, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख पा रहा हूं। आप लिख लो क्वेश्चन को। ए एंड बी थ्रो अ कॉइन, ए एंड बी थ्रो अ कॉइन अल्टरनेटिवली टिल, कब तक? टिल वन ऑफ देम गेट, कोई भी हेड या टेल कुछ भी लिख सकते हो। A and B throw a coin alternatively till one of them get head and win the prize or win the game. ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। Find their respective probability. बहुत, मतलब इसके तो आपको आंसर भी ध्यान करने हैं और मैं इसका लॉजिक भी बता देता हूं। देखिए पहले समझिएगा, A और B ने एक कॉइन थ्रो करना है, कब तक? जब तक कि हेड ना आ जाए। लॉजिकली तो ये इवेंट हो सकता है पहली बार में खत्म हो जाए, दूसरी बार में, तीसरी बार में, पर कह नहीं सकते इनफाइनाइट तक भी जाए। अब विनिंग चांस पूछे और कुछ ना बोला जाए तो हमेशा स्टार्ट विथ क्या होगा? ए, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेंगे। अगर दिया है पेपर में तो अलग बात है, नहीं तो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेंगे। तो अब मैं विनिंग चांस ऑफ ए निकाल रहा हूं। अब आप बताना मुझे, ए कब कब विन होगा? फर्स्ट अटेम्प्ट में। मान लो विन हो गया, ठीक, नहीं तो उसने बी को दे दिया, तो बी का विनिंग चांस 2 है। मान लो बी विन हो गया, ठीक, नहीं तो बी ने वापस ए को दिया, तो अगला टर्न कब आया? थर्ड। फिर ऐसे चलता जाएगा। तो ए के विनिंग चांस की मैं बात करूं तो ए फर्स्ट टाइम में विन हो गया, बात खत्म। नहीं हुआ, देखो बीच में क्या लगा है, प्लस। प्लस इज मीन्स और होता है, या तो ये होगा या अगला इवेंट या अगला। प्लस का मतलब सब नहीं होता, हुआ कोई एक होगा। अब मान लो ए पहले बार में हार चुका था, बी दूसरे बार में हार चुका था, फिर ए के पास नंबर आया थर्ड टाइम में और ए जीत गया। ठीक, तो मान लो ऐसा नहीं हुआ होगा, तो फिर कब नंबर आएगा उसका? फिफ्थ, फिर सेवंथ, फिर नाइन्थ, ऐसे चलेगा। अब ये कहलाती है इनफाइनाइट जीपी।
इसमें हमेशा इनफाइनाइट जीपी का कंसेप्ट लगता है और इनफाइनाइट जीपी का समेशन होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, ए अपॉन 1 माइनस आर। ये क्लियर है बात। अब क्वाइन के केस में बाई चांस की बात है, हैपनिंग भी 1/2 होती है, तो हेड आने के चांस, ना आने के भी, तो 1/2 1/2 1/2 ऐसा चलता जाएगा। तो ये 1/2 है, ये 1/2 का क्यूब, ये 1/2 की पावर, ऐसा आता जाएगा। अब इसको आप फॉर्मूला लगाओगे तो ए अपॉन, तो कितना आ गया 2/3। तो विनिंग चांस ऑफ ए कितना हुआ, यहां लिख लेते हैं अलग से, बोलो 2/3। अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो लगभग 66.66%। ए की थोड़ी ज्यादा होंगे चांस। क्यों होंगे ज्यादा? स्टार्ट ए ने किया है। नहीं समझ में आया तो दोबारा समझाऊंगा, ये एक टाइप है। मैंने आपको बोला ना, अब जितना बचा हुआ प्रोबेबिलिटी, जैसे जो भी छोटी छोटी चीज है वो अगली 3 क्लासेस में आऊंगी अगली। ओके, अब एक बात तो पक्की है, ए और बी दोनों कैसे इवेंट है बताओ? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्यों? या ए जीतेगा या बी, पर दोनों में कोई ना कोई तो जीतेगा। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है और एग्जॉस्टिव इवेंट है। तो पीए प्लस पीबी कितना 1 होगा, होगा कि नहीं? तो ए का निकाल चुके तो बी का कितना आ गया 1 माइनस 2/3 यानी 1/। तो बी के चांस कितने हुए 33%, ए से आधे। रीजन क्लियर है? बी के पास जब भी कॉइन आएगा ए के बाद आएगा, तो चांसेस भी कम हो जाएंगे। एक तरीका ये निकालने का था, एक तरीका और हो सकता, बताओ क्या? बी कब कब जीतेगा बताओ? आप खुद ही बोलोगे, सेकेंड टाइम में या 4th या 6th, इससे भी निकाल सकते हो 1/4 अपॉन 1 माइनस 1/4। यस और नो? नोट करिए। अब ये जो क्वेश्चन दिया है, ये जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन के साथ कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें तो विनिंग रेशियो पूछे तो क्या हो जाएंगे, ए का 2 टाइम, बी का 1। फिर समझा रहा हूं आपको। अभी इसी क्वेश्चन को हम 3 फ्रेंड के लिए करते हैं और क्लियर होगा। लिखिए, जिसको ये समझ में नहीं आया अगले क्वेश्चन से और क्लियर होगा। लिखिए, ए बी एंड सी थ्रो अ कॉइन। अगले क्वेश्चन से सभी को क्लियर हो जाएगा जिसको नहीं समझ में आया। यस, ए एंड बी, नहीं सॉरी, ए बी एंड सी थ्रो अ कॉइन अल्टरनेटिवली। ए बी एंड सी थ्रो अ कॉइन अल्टरनेटिवली till A, B and C throw a coin alternatively till one of them get head and win the prize. And win the prize. Find their respective probability. मतलब ए बी और सी तीनों की बतानी है। जिनको पिछला नहीं समझ में आया उनको ये समझ में आ जाएगा तो पिछला इजी लगने लगेगा। कितने लोग हैं? मैं ट्रायंगल बना लेता हूं ऐसा समझाने के लिए, केवल ए बी सी 3 लोग हैं, मैं और मेरे साथ 2 लोग और हैं मान लीजिए। अब हम तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि एक कॉइन थ्रो कर रहे हैं, जिसके पास भी हेड पहले आएगा वो गेम में जीतेगा, उसको प्राइज मिलेगी और गेम वहीं पर स्टॉप माना जाएगा। तो मान लो नहीं, मतलब स्टार्ट हमेशा ऐसे ही होता है। तो मैंने स्टार्ट किया, मेरे पास हेड आ गया, बात खत्म। पर नहीं आया तो मुझे क्या करना है, बी को पास ऑन करना है। बी ने थ्रो किया, हेड आ गया, स्टॉप। नहीं तो बी ने किसको पास ऑन कर दिया, सी को। सी के पास हेड आ गया, स्टॉप। नहीं तो
ए को, ए के पास हेड आ गया, ठीक, नहीं तो फिर 6, ऐसे चलता जाएगा। कब तक? कब तक? जब तक कि हेड ना आ जाए। तो ए कब कब विन हो सकता है? या तो फर्स्ट अटेम्प्ट में, या फोर्थ अटेम्प्ट में, या सेवंथ अटेम्प्ट में, या 10th अटेम्प्ट में, ऐसे। बी कब कब विन हो सकता है अगर बी की बात की जाए? 2, 5 और 8, या आगे बढ़ते जाएगा। और सी 3, 6, 9। और ये बात पक्की है कि तीनों में कोई ना कोई तो विन होगा। तो इन तीनों का सम हमेशा, और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। क्यों? क्योंकि किसी एक के जीतने के बाद बाकी दो की संभावना समाप्त। अब मान लो आपसे विनिंग चांस ऑफ ए पूछा जाए, तो ए कब कब विन होता? अभी आपने लिखा है, या तो फर्स्ट अटेम्प्ट में, या बोलो, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, फोर्थ में या सेवेंथ में, ऐसे। विन होना और ना होना क्वाइन में हमेशा सेम रहता है। तो इसका 1/2, इसका बोलो 2 की पावर 4, 1/2 की पावर, एंड सो ऑन। ठीक, तो बोलो पीए कितना आ गया? इसको सॉल्व किया तो 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/8, तो कितना? 4/7। अगर बी का बोले तो वैसे एक बात याद रखना, जितना ए का उससे आधा बी का, और सी का बोले तो 1/7। क्वाइन में एक ट्रिक भी होती है, अभी बता रहा हूं, पर वैसे एक का निकाल लो, बाकी उसके आधे आधे होते जाते हैं। सबसे ज्यादा चांस ए के, उससे कम बी के, और सबसे कम, क्योंकि सी सबसे आखिरी में क्वाइन लेगा। बाकी अगर बी निकालना था तो कैसे निकालते? सेकंड 5, 8, सी निकालना था तो 3, 6, 9। यही क्वेश्चन 4 लोगों में होता तो 4 लोगों के साथ बना सकते थे, 5 के साथ बना सकते थे, कितने के भी साथ। लॉजिक आ गया समझ में? तो अगर 4 लोगों की जगह मैं n लोग भी बोल दूं तो भी ये फॉर्मूला लिख सकते हो। 2 का पावर n-1 अपॉन 2 पावर n-1, ए। और बी मतलब बता सकते हो, बी में क्या होगा? a/2। सी बोलो b/2, ऐसे चलता जाता है। 2 का पावर n-1 अपॉन, अब जैसे अभी 3 फ्रेंड थे, तो 3 फ्रेंड में एक ही विनिंग चांस, बोलो 2 की पावर 3-1 अपॉन 2 की पावर 3-1। याद रखना, ऊपर पावर में -1 है, नीचे -1 अलग है। तो बोलो 2 की पावर 2, 4/7। बी बोलो, फट से निकाल दिया। सी बोलो 1/7। 4 लोग हैं मान लो, तो क्या होगा? ए 4 है तो 2 की पावर 4-1 3, 8/15। बस इसके बाद तो कुछ नहीं करना। बी 4/15, सी एंड डी। 5 हो 6 हो कितने भी हो, आप फटाक से बता सकते हो। नॉर्मली 2, 3, 4 लोगों से ऊपर कभी आया नहीं है क्वेश्चन, पर आप एन के लिए भी कर सकते हो। ये क्वाइन, ये केवल कब होगा? जब क्वाइन की बात कर रहे हो, या P = Q = जहां पर P और Q हैपनिंग नॉट हैपनिंग 1/2। अब नहीं हो तो क्या? वो भी कई करते हैं टाइप, लिखिए। नहीं हो तो क्या? डन। जब क्वाइन हो या P = Q = 1/2 हो। अब बात करते हैं, मान लो P और Q इक्वल नहीं हो तो भी अल्टरनेट के कुछ टाइप्स होते हैं, स्पेशली डाइस के लिए। लिखिए
लिखिए अ डाइस थ्रो, नहीं ए एंड बी थ्रो अ डाइस, ऐसा लिखना, ए एंड बी थ्रो अ डाइस अल्टरनेटिवली, ए एंड बी थ्रो अ डाइस अल्टरनेटिवली टिल, कब तक, ए एंड बी थ्रो अ डाइस अल्टरनेटिवली टिल वन ऑफ देम गेट, कोई भी एक नंबर ले सकते हैं। नॉर्मली डाइस पे कभी भी लोग क्या चाहते हैं, 6, तो अक्सर 6 पे क्वेश्चन आता है, पर ले कोई भी सकते हो, जितने चांस 6 के उतने ही 1 के। ए एंड बी थ्रो अ डाइस अल्टरनेटिवली टिल वन ऑफ देम गेट 6 एंड विन द गेम, one of them get 6 and win the game, find their respective probability. यस, अब आप करके बताइए। अब देखिए डाइस पर 6 आने के चांस, ना आने के, तो यहां पर पी और क्यू अलग अलग है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जहां पी और क्यू सेम हो वहां फॉर्मूला यूज हो जाएगा, नहीं है तो बना लोगे। अब बताओ ए कब कब बिन, ए और बी कब कब होंगे बिन, ए फर्स्ट में, बी सेकंड में, ए थर्ड में, बी फोर्थ में, ए फिफ्थ में, सी बी सिक्स में, सेवंथ में, और ये तो आप तो विनिंग चांस ऑफ ए बताओ कब कब होगा। मान लो ए ने फेंका और विन हो गया, मान लो अब प्लस लग गया मतलब नहीं हुआ, ए ने फेंका विन नहीं हुआ, बी ने भी फेंका विन नहीं हुआ, क्योंकि हम विनिंग चांस ऑफ जब ए निकालते हैं तो मान लेते हैं बी हर बार हारा है, जब विनिंग चांस ऑफ बी निकालते हैं तो ये मानते हुए निकालते हैं ए हारा है, फिर 1/6। ठीक, ऐसा चलता रहेगा अप टू इनफाइनाइट तक। अब इनफाइनाइट जीपी में 2 टर्म लगते हैं, इसलिए मैं 2 के बाद तीसरा भी लिखना जरूरी नहीं समझता। अब बताओ क्या, ए अपॉन 1 माइनस 20, ये तो कैंसिल हो जाता है, 25/36, तो 6/11, यस और नो। अब ए और बी दोनों का समेशन कितना, दोनों का समेशन 1, तो ए के 6/11, बी का बताना है 1, तो बी भी पी भी कितना 1 माइनस 6/11 इज इक्वल टू, अब देखो इसमें थोड़ा सा ज्यादा है, क्वाइन में ठीक 50% होता है, क्योंकि क्वाइन में 2 ही चांस होते हैं, इसमें 6 होते हैं, तो थोड़ा सा ए का ज्यादा बी का कम है, पर बहुत ज्यादा अंतर इसलिए नहीं कि क्योंकि किसी एक पर 6 आना ही मुश्किल होता है, तो इसलिए ए और बी की प्रोबेबिलिटी में ज्यादा अंतर नहीं है। ये ए के पास 6 नहीं आया, हार गया है, ए ने बी को दिया दुआ करते हुए, बी के पास 6 नहीं आया, और फिर ए के पास 6 आ गया, ठीक है, खत्म। फिर पर हो सकता है ये ना हुआ क्योंकि बी भी लगा हुआ था दुआ करने में, तो ना ए के पास आया ना बी के पास आया, फिर ए के पास आया, ए फिर हार गया, फिर बी के पास आया, फिर बी हार गया, फिर ए जीत गया, इनफाइनाइट तक चलेगा। इस इनफाइनाइट का मतलब ऐसा नहीं कि चलता ही रहेगा, मतलब लॉजिक लगता है उसमें कि ऐसा हो सकता है। क्लियर है बात। इसमें 3 के लिए भी क्वेश्चन बनेगा, मतलब 3 डाइज हो तो, वो सॉरी 3 डाइज बोल रहा हूं, 3 फ्रेंड हो ए बी और सी, ये आप करके निकालिएगा, ठीक। पर मैं आपको सलाह दूंगा कि ऐसे क्वेश्चन के अगर आपको आंसर याद हो तो बहुत अच्छा है। 3 फ्रेंड में ट्राइंगल जैसा सोचना, 4 का क्वेश्चन आता ही नहीं है। याद है किसी को? 36, मैं देखता हूं याद है कि नहीं मुझे, 36/91, 30/91, 25/91, ऊपर का सम करना कितना है, तो सही आंसर, यानी ए के विनिंग चांस 36/91, बी के 30/91, सी के 25/91। अगर 3 लोग खेल रहे हैं तो देखिए क्या होता है। अब जैसे मुझे ध्यान था मैंने लिख दिया,
ऐसे ही आपको पेपर में जितनी चीजें स्टैंडर्ड याद होंगी, आप समझ लो उतना आपका टाइम सेव हो रहा है। करना कैसे पता ना, एक कब जीतेगा, फर्स्ट फोर्थ सेवंथ ऐसे, वही 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस कर लो। तो ए के लिए ऐसा होता, पहली बार में जीत गया, पहली बार में नहीं जीता तो बी भी हार गया, सी भी हार गया, फिर किसके पास नंबर आया, ऐसा चलेगा। तो ए अपॉन, देखो ये कैंसिल हो जाता है, ये बचता है, तो 36/, ये आ गया। फिर बी के लिए सेकंड फोर्थ से निकाला हुआ मैंने, सेकंड और फिफ्थ और 8 ऐसे, और सी का निकालने के लिए ये भी यूज कर सकते थे, क्या, पी ए प्लस पी बी प्लस इक्वल टू 1। क्लियर और नॉट? चलिए तो आज यहीं तक करते हैं। अब कल की क्लास में अगला पेपर, कल मैंने आज आपको एक शीट और दे दी, कोशिश करिए कि हर क्वेश्चन आपका डाउट ना हो, अगर ऐसा होगा तो हम ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे क्लास में। तो ट्राई करिए कल 2 और 3 दोनों हो जाए, तो उसके लिए आप मैक्सिमम एक बार फिर सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि आज कुछ और टाइप कवर हुई है। एक एक मिनट का यूटिलाइज करिए, बिल्कुल निराश मत होइए कि स्कोर कम आया, बल्कि और जोश के साथ पढ़ाई करिए, क्योंकि एक चीज याद रखिएगा कि कोई अच्छा प्लेयर अगर कभी परफॉर्मेंस नहीं करता तो वो मैच खेलना नहीं छोड़ता, बल्कि अगले मैच में डबल कोशिश करता है। तो ऐसे हजारों प्लेयर हैं, विराट कोहली भी कई बार 0 पे आउट हुआ है, पर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसने अब संन्यास ले लिया और अब घर पे बैठा हुआ है। पर स्टूडेंट के साथ ऐसा बहुत कॉमनली होता है, एक पेपर में स्कोर नहीं आया, अरे कुछ नहीं हो सकता, अपन छोड़ो यार, अपने बस का है नहीं, मैं मतलब में सपने देखने का कुछ मतलब नहीं, और किस्मत में जो लिखा वो मिलना ही है, समय से पहले किस्मत से ज्यादा मिलता नहीं है, क्या लाया था क्या ले जाऊंगा। तो पूरे जो ट्रक पे और ऑटो पे डायलॉग लिखे होते हैं सब एकदम रिवाइज करने लगते हैं, और फिर मन को समझा के खुश हो जाते हैं, तो वो आपके लिए नहीं बने। चलिए, थैंक यू। अच्छा, कल भी मैंने एक बात बोली थी, आप सबको बता दूं कि मैजिकल टेस्ट सीरीज में आप लोगों को रजिस्टर्ड नहीं करना है। आप लोग रजिस्ट्रेशन की कोशिश कर रहे थे, पर वो फेल हो जाएगा आपका, क्योंकि वो जो टेस्ट उसमें उनको मिलेंगे वो आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं या मिलेंगे, तो इसलिए आप में से किसी को भी नहीं करना है उसमें। हाँ, उसकी क्लास अटेंड करनी है। अच्छा, कल मैं 2018 पेपर का सुबह 10:30 बजे, 18 हुआ था ना, मॉर्निंग 10:30 हो सकता है एनालिसिस लूं, हो सकता नहीं है ही 99% चांस। तो आप पेपर को 2018 के सॉल्व करके रखिएगा। चलिए, अभी जो इसमें टाइप बची है, बची हुई कवर हो जाएंगे।